हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष, मैं आप सबका इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, आज पढ़ेंगे ह्यूमन सेटलमेंट, इसका मतलब ग्रामीण बस्ती। अब भारत के स्तर पे ग्रामीण बस्ती की बात किया जाए तो भारत में ग्रामीण बस्ती का विकास कैसे हुआ है, किस प्रकार से ग्रामीण बस्ती बसाया गया है, कितने प्रकार का ग्रामीण बस्ती होता है, ग्रामीण बस्ती में समस्याएं क्या है वो भी हम देखेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में। ठीक है, तो ग्रामीण बस्ती का जो टाइप बटा हुआ है, गुंचित बस्ती, अर्धगुंचित बस्ती, पल्ली बस्ती और एक देखेंगे एकाकी बस्ती। इन चारों के बारे में आपको डिटेल से आज बताने वाला हूं। तो फिलहाल चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो टॉपिक है आपके सामने आज का, मानव बस्ती, दैट इज ह्यूमन सेटलमेंट। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मानव बस्ती है क्या। देखिए, किसी भी प्रकार, ठीक, एक वर्ड, दूसरा, किसी भी आकार के घरों के संकुल, संकुल का मतलब होता है समूह को, जिसमें मानव रहते हैं या जिसमें मानव निवास करते हैं, उसे मानव बस्ती कहते हैं। किसी भी प्रकार या आकार के घरों के समूह को मानव बस्ती कहते हैं। सिंपल एकदम दिमाग में रखना है। तो अब आप देखिए, मानव बस्तियों के प्रकार, ठीक, और दूसरा आकार भिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग हो सकते हैं। प्रकार हो सकता है उसका सघन हो या विरल हो। बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा डेंस बसा हुआ है या बहुत ज़्यादा रेयर बसा हुआ है, मतलब विरल है या तो सघन है बसा हुआ। दूसरी तरफ अगर आकार की बात करेगा तो आप आकार में देखेंगे, हो सकता है गांव होगा या बहुत बड़ा महानगर होगा। समझ पा रहे हैं ना? तो इसीलिए बोल रहा है कि गांव से महानगर तक आपको देखने को मिलेगा। तो इसी में बोलता है कि बस्तियों के आकार में भिन्नता से बस्तियों के आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकी में बदलाव आता है। बिल्कुल आएगा। समझ पा रहे हैं? एक गांव में और एक नगर में बहुत ज़्यादा आर्थिक चेंजेस है, क्योंकि इंडस्ट्री है उस साइड में, गांव में इंडस्ट्री नहीं है। दूसरी बात बोल रहा है सामाजिक चेंजेस, शहर में देखेंगे बहुत ज़्यादा खुलापन है, गांव में ऐसा नहीं होता। ठीक है, साथ साथ पारिस्थितिकी तंत्र में देखेंगे, गाँव में पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन शहरों में उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये सारी परिवर्तन है। इन्हीं बेसिकली चीज़ों के आधार पर बोला जाता है गाँव और शहर में अंतर है। मैं आपको आज ही बताऊँगा। देखिए, गाँव का जो बेसिक डेफिनेशन आपसे पूछा जाए या मोटा मोटी कोई अगर आपसे पूछे कि गांव क्या होता है, तो आप बताएंगे गांव एक छोटी बस्ती होती है। आप देखेंगे छोटे छोटे बस्तियां बनी होती है। दूसरी बात देखेंगे, ये विरल रूप से अवस्थित होता है। विरल का मतलब एक घर यहाँ बना हुआ है तो दूसरा यहाँ बना हुआ है, तीसरा यहाँ है तो चौथा इतनी दूरी पे है। लेकिन अगर शहरों में आप देखेंगे तो अगर इतना सा क्षेत्र है आपके पास तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से बहुत ज़्यादा डेंस होता है। समझ पा रहे हैं? आप हो सकता है एक हाथ बढ़ाएं और एक हाथ उधर से आए तो आप हैंडशेक कर सकते हैं, इतना पास होता है। ठीक, अगली बात देखिए, लोग प्राथमिक गतिविधियों में अत्यधिक शामिल होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को आप देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में होते हैं, प्राइमरी सेक्टर में होते हैं। क्या होता है बेसिकली प्राइमरी सेक्टर में, तो आपको बताते चला था, एग्रीकल्चर देखेंगे, ठीक है, साथ साथ माइनिंग देखेंगे। एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, पशुपालन हो सकता है और मत्स्य पालन हो सकता है। ये सारी जो चीज़ें हैं, या फिर मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, ये सारा इसी में आएगा। ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, प्राथमिक सेक्टर में कार्यरत होते हैं, हालांकि उनकी इनकम, आय प्राथमिक सेक्टर में थोड़ा कम होता है। नेक्स्ट बात समझिए आप नगर के बारे में। आप किसको नगर बोलेंगे और गांव से कैसे अलग है। सबसे पहले जहां गांव में बताया था छोटी बस्ती, यहाँ पे है बड़ी बस्ती। ठीक है, या इसी को बस्ती को बोल सकते हो आदिवासी क्षेत्र। तो क्या बोलोगे, बड़ी आदिवासी क्षेत्र होती है यहाँ पे। दूसरी बात, ये सघन रूप से बसा हुआ होता है। अभी आपको बता रहा था गांव में कि विरल रूप से होगा, नगर में कैसा होगा, सघन रूप से होगा। ठीक, नेक्स्ट बात देखिए, ये द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों में अधिक शामिल होते हैं। ठीक है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर में अभी आपको बता रहा था कि जो गांव होगा वो प्राथमिक में होगा, लेकिन नगर द्वितीयक में और तृतीयक में होगा। द्वितीयक में बेसिकली इंडस्ट्री में होंगे या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में होंगे, विनिर्माण में होंगे, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हो या परिवहन में होंगे। तृतीय सेक्टर में आपको बाकायदा द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक फिर से पढ़ना है भारत के स्तर पे, तो वो सब बताऊंगा। ठीक है, अब आप समझिए गांव और नगर में। और ये बता दूं आपको कि ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि गाँव और नगर में अंतर बताइए। देखिए, गांव किसको बोलते हैं, पहली बात, प्राथमिक क्रिया यहाँ ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति इसी से होती है। यहाँ पे जीवन के पोषण के लिए प्राथमिक क्रियाओं पर लोग आश्रित होते हैं। दूसरी बात देखिए, ग्रामीण लोग यहाँ पे कम गतिशील माने जाते हैं, मतलब ग्रामीण कम गतिशील होते हैं। क्यों कम गतिशील होते हैं? उनका सामाजिक संबंध बहुत ज़्यादा घनिष्ठ होता है उतने ही क्षेत्रों में, तो ये ज़्यादातर इधर उधर नहीं होते। लेकिन यहाँ पे देखेंगे शहरी क्षेत्र में तो ये बिल्कुल उल्टा नजर आएगा। फिलहाल देखिए, अवसंरचना का विकास मिनिमम होता है। अब देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में कहाँ अच्छा होता है, बहुत कम होता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या कम होता है। जनसंख्या कम होने का क्या मतलब है, यहाँ से इमिग्रेशन हो जाता है, इसका मतलब उत्प्रवास यहाँ पे ज़्यादा होता है। मैं आपको बता ही रहा था कि लोग क्या करते हैं, रोजगार के कारण गांव से शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। इसी वजह से अब जब आप गांव पढ़ रहे हैं, पुरानी कंसेप्ट को अगर जोड़ के देखेंगे तो आपको लाजमी लगेगा कि हाँ यार, उत्प्रवास तो ज़्यादा होना चाहिए था। इसके इस साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे जहाँ यहाँ प्राथमिक क्रियाओं में, एक्टिविटीज़ में ज़्यादा लोग शामिल थे, यहाँ पे द्वितीयक में मिलेंगे और तृतीयक क्रिया में ज़्यादातर लोग शामिल नजर आएंगे। अगली बात देखिए, इसी में ये विनिर्माण क्षेत्र को या उद्योग में काम कर रहे होते हैं, यहाँ पे इनकी गतिशीलता बहुत अधिक होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनका बोला जाता है कि घनिष्ठ संबंध ज़्यादा नहीं होता है। पड़ोस में क्या हो रहा है नहीं पता, समझ रहे हैं, शहरों में, लेकिन गांव में पड़ोस में क्या हो रहा है ये सबको पता होता है। ठीक, यहाँ पे बोला जाता है कि अनौपचारिक संबंध ज़्यादा होता है, मतलब ठीक ठाक मात्रा में होता है। और ये मैं नहीं कह रहा, मेरे भाई एनसीईआरटी लिखता है ऐसा। दूसरी बात देखिए, अवसंरचना का विकास अत्यधिक होता है। यहाँ पे देखेंगे डेवलपमेंट ज़्यादा है। शहरों में मेट्रो है, गाँव में मेट्रो है क्या? शहरों में देखेंगे बहुत सारी मॉल्स बने हुए, शॉपिंग मॉल्स बने हुए, बहुत सारे ऑप्शन है हर लोगों के पास। तो गांव में तो ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगा, इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट आपका ज़्यादा नजर आएगा। यहाँ पे जनसंख्या भी गांव के बनिस्बत ज़्यादा नजर आएगा, क्योंकि गांव से लोग जब शहरों की तरफ आ गए तो इसे बोलते हैं इमिग्रेशन। तो यहाँ पे आप्रवास हो जाएगा, और आप्रवास जब जब होता है, आपको मैं ही पढ़ाया हूँ कि जनसंख्या तब बढ़ जाता है। तो पुरानी कंसेप्ट, जो पुरानी चीज़ें आप पढ़े हैं उसको जोड़ते चलिए, नया नहीं लगेगा आपको। ठीक है, तो अब मोटा मोटी एक साइड का आप दिमाग में रखिए, दूसरा अपने आप आपको याद रहेगा। अगर दोनों को नहीं याद करना है, सिंपल यहाँ प्राइमरी होगा प्राथमिक वाले में, मतलब गांव में देखेंगे तो यहाँ प्राथमिक सेक्टर होगा, यहाँ पे गतिशीलता कम होगा, यहाँ पे अवसंरचना का विकास कम होगा, यहाँ पे जनसंख्या कम होगा। बिल्कुल इसका उल्टा है, तो दोनों को एक दूसरे को कोरिलेट कर लेंगे आप। अगली देखिए, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। बेसिकली एनसीईआरटी आपके सामने 4 टाइप में डिवाइड कर रहा है। पहले को बोलते हैं क्लस्टर्ड सेटलमेंट, दूसरे को सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट, तीसरे को बोलते हैं हैमलेटेड सेटलमेंट, और चौथे को बोलते हैं डिस्पर्स्ड सेटलमेंट या आइसोलेटेड सेटलमेंट। ठीक, गुंचित बस्ती और अर्धगुंचित बस्ती, पल्ली बस्ती और परिक्षिप्त या एकाकी बस्ती। पहला देखिए क्लस्टर्ड क्या होता है। देखिए दोस्त, भारत में जब भी कोई बस्ती बनी होगी या कुछ भी किसी भी चीज़ का विकास हुआ होगा, तो जो नाम बोला जाता है ना, फिर से मैं कह रहा हूँ, जो नाम बोला जाता है या जो नाम लिया जाता है वो लगभग उसी की ओर इंडिकेट करता है। तो आप इशारा समझिए, क्या बोल रहा है ये? गुंचित बस्ती। कभी आपने चाबी का गुच्छा देखा है या अंगूर का गुच्छा देखा है? बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे से, होते हैं ना। तो गुंचित बस्ती का मतलब बस्तियाँ आसपास बनेंगे या दूर बनेंगे? आसपास बनेंगे। जब आसपास बनेंगे तो कहाँ बनेंगे? मैदानी क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में या पठारी क्षेत्रों में? डेफिनेटली मैदानी क्षेत्रों में, पहली बात। दूसरी बात, जब बोल रहा है गुंचित, इसका मतलब बस्तियां आसपास बनेंगे, बढ़िया। तीसरी बात, जब बस्तियां आसपास होंगे तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब बस्ती आसपास है तो वहाँ पे जनसंख्या भी होगा, मैदानी क्षेत्र की बात है। ठीक है, अगली बात और सोचिए, ये किस क्षेत्र में होगा? तो नदी या क्षेत्र में होंगे, नदी के आसपास। और सोचिए क्या हो सकता है? प्राथमिक क्रिया में ज़्यादा लोग शामिल होंगे, क्योंकि नदी क्षेत्र है और बोल रहा हूँ कि कृषि वगैरह का काम ज़्यादा होता होगा। सारी कंसेप्ट को लगा दीजिए, यही आपका आंसर है। देखिए, सबसे पहले बोल रहा है कि उपजाऊ जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ कहने का मतलब जहाँ पे जल का मात्रा बहुत ज़्यादा हो, और जलोढ़ जैसी होता है अपने आप में वो उपजाऊ जमीन हो जाएगा, और जैसी उपजाऊ कहोगे इसका मतलब यहाँ पे उत्पादन, जो प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। और अगर उत्पादन ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब करने वाला लोग ज़्यादा है, तो यहीं से निकल के आ रहा है आपके सामने कि नहीं भाई, यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगा। देखिए, फिर भी क्या मैं बोला कि उपजाऊ जलोढ़ मैदानी क्षेत्र में होगा। दूसरी बात, इस प्रकार की बस्ती में घरों का समूह पास पास होते हैं। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए इतना बना है, गूगल का अगर मैप आप देखते होंगे तो इसी तरह से कुछ नज़र आता होगा, बहुत सारा पास पास घर बने होते हैं। तो ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि घरों की संख्या जो होता है वो ज़्यादा होता है और एक दूसरे के आसपास बने होते हैं। यहाँ की गलियाँ ज्यामितीय आकृति में होती है, जैसे कि आयताकार हो सकता है, रैखिक हो सकता है या अरीय हो सकता है। ठीक, अगर ये चीज़ को अगर आप देखना चाहेंगे भारत के स्तर पे तो कहाँ मिलेगा? ये जनरली नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात देखिए कि सुरक्षा और प्रतिरक्षा के कारण भी लोग संघत गांव में रहते हैं। ठीक है, जहाँ पे देखने को मिलेगा एक नागालैंड और बुंदेलखंड का क्षेत्र में। ठीक है,
आप देखेंगे कि राजस्थान का कुछ ही क्षेत्र ऐसा मिलेगा आपको जहाँ पे इस टाइप का क्षेत्र मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जल की अभाव है। हर जगह राजस्थान में पानी का मात्रा एक समान नहीं है। तो जिन क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता अत्यधिक है वहाँ की जो बस्तियाँ बसी हुई वो एक दूसरे के पास बसे हुए। बाकी राजस्थान का क्षेत्र देखेंगे तो वो बंजर नजर आएगा ज़्यादातर, ठीक है, जो आपका पश्चिमी राजस्थान होगा, ठीक। तो उधर आप देखेंगे कि थोड़ा कम लोग निवास करते हैं। तो लेकिन कुछ क्षेत्रों में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ राजस्थान के कुछ क्षेत्र, ये बात ध्यान रखिएगा आप। अब मान लीजिए और आपको लिखने का मन कर रहा है, तो अभी आपको मैं बताया ना जो जो चीज़ें सोचवाया, आप उसको बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अगली टॉपिक क्या है आपके सामने? सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट अर्थात अर्ध गुंचित बस्ती। तो देखिए, गुंचित का मतलब बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास पास होना चाहिए। तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो क्या बोलोगे? अगर ये पता है तो इसको आप लिख सकते हैं कोरिलेट करके। जहाँ बोलोगे कि गुच्छित बस्तियों में घर आसपास बनते हैं, वहीं अर्ध गुंचित में थोड़ी दूर दूर बनाई जाती है। गलत थोड़ी है भाई, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। देखिए, एकाकी बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में गुंचित होने की प्रवृत्ति का परिणाम है। इसका क्या मतलब हुआ? ये देख रहे हैं, ये है गुंचित बस्ती, क्लस्टर्ड सेटलमेंट वाला। लेकिन ये जो बना वो क्या हुआ? सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। देखिए, ये क्या है? क्लस्टर्ड सेटलमेंट, और ये क्या है? सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। मतलब जो क्लस्टर्ड सेटलमेंट था, जो गुंचित बस्ती है, इसी में विखंडन हुआ। देख रहे हैं, इसमें क्या हुआ? विखंडन हुआ। इसके चलते सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट बनता है। या अगर एक जगह पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगा, मान लीजिए इस क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या होगा? धीरे धीरे उसके आसपास लोग रहने लग जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं कहूँ, मान लीजिए यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है इस क्षेत्र में, तो धीरे धीरे लोग क्या करेंगे? इधर घर बनाना शुरू करेंगे। समझ रहे हैं? इस तरह से क्या होगा? इसका विकास होगा। और ये जो बनेगा वो इतना ज़्यादा, ये तो क्लस्टर्ड एरिया है, लेकिन ये जो बनेगा वो सेमी क्लस्टर्ड एरिया बनेगा उस समय के लिए। समझ पाए आप मेरी बात? नेक्स्ट बात बोला जाता है कि देखिए, यहाँ पे जमींदार जो होता है वो गांव के केंद्रीय भाग में रहता है और बाकी आसपास का जो क्षेत्र होता है उसमें अन्य लोगों को दे देता है, या ग्रामीण क्षेत्र के बसते हैं। देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ, जमींदार गांव के केंद्रीय भाग में अधिकार कर लेता है और निम्न तबके के लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये पूरा है और यहाँ पे देखिए ये जमींदार रह रहा है और इसके आसपास अगर आप देखेंगे तो आसपास का क्षेत्र में कौन रहेगा? यहाँ पे आप बोल सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में कौन रहेंगे? निम्न तबके के लोग रहेंगे, ठीक है। और ये क्षेत्र भी कहाँ कहाँ मिलेगा देखने को? एक तो राजस्थान का क्षेत्र है और दूसरा गुजरात का क्षेत्र है। तो देखिए, गुजरात और दोनों राजस्थान दोनों दिख रहा होगा, लेकिन हाँ कुछ ही क्षेत्रों में, सारे क्षेत्रों में नहीं। नेक्स्ट देखिए, पल्ली बस्तियाँ, या इसको बोलते हैं हैमलेटेड सेटलमेंट। ये क्या होगा? भौतिक रूप से एक दूसरे से अलग होते हैं किंतु सबका नाम एक ही होते हैं। जैसे आप बेंगलोर गए होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे माराथल्ली या कोई और पल्ली, हल्ली, पल्ली, जो भी नाम जोड़ के बोला जाता है वो जनरली वो पल्ली बस्तियाँ या फिर ग्रामीण बस्तियों को इंडिकेट करता है। तो ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए। ये देखिए, निम्न और मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्रों में मिलेगा, ठीक है। तो अब गंगा का मैदानी क्षेत्र बोल रहा है, इसीलिए एक लाइन अगला बताया है कि हिमालय के निचली घाटियों में और छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में। अगर आपको मैप दिमाग में होगा मेरे भाई, यहाँ नहीं बन पाएगा, जगह कम है। तो ये वाला जो क्षेत्र देखते हैं पूरा का पूरा कैसा बेल्ट बनता है? ये हिमालय का भाग होता है। इधर भी देखेंगे पर्वतीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है। केरला के क्षेत्र में देखेंगे पर्वतीय होता है। ये पूरा वैसे इस घाटी होता है, पश्चिमी घाटी, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा, हिमालय के निचली घाटी, तो हिमालय का अगर पर्वत ये है तो इसकी निचली घाटी आओगे तो इधर मिलेगा आपको। इन क्षेत्रों की बात हो रही है, तो इन क्षेत्रों में कैसा मिलेगा आपको? पल्ली बस्तियाँ मिलेगा। साथ साथ छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र, तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र देखेंगे तो इस क्षेत्र में आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है। दूसरी बात अगर देखेंगे, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, क्या बोल रहा है ये? डिस्पर्स्ड, या इसको आप बोल सकते हो आइसोलेटेड, एकाकी बस्ती या परिक्षिप्त बस्ती। इसमें समझिए, ये बोलता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मिलेगा। तो पहाड़ी क्षेत्र है ना भाई, ये सब सारी राज्य, इन राज्यों में सारे पहाड़ी क्षेत्र हैं। दूसरी बात बोल रहा है कि जंगली क्षेत्रों में भी मिलेगा आपको डिस्पर्स्ड बस्ती। फिर बोलता है कि भूमि संसाधन में भौतिक विभिन्नता होता है इन क्षेत्रों में, और ये जो मिलता है आपको बेसिकली वो पर्वतीय राज्यों में मिलता है। तो मेरे भाई, भारत के पर्वतीय राज्य कौन कौन हो सकते हैं? पहली बात देखिए, ऊपर से अगर शुरू करेंगे तो जम्मू कश्मीर मिलेगा, हिमाचल प्रदेश मिलेगा, उत्तराखंड मिलेगा, इस साइड आएंगे सिक्किम मिलेगा आपका, अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, नागालैंड मिलेगा, मणिपुर मिलेगा, मिजोरम मिलेगा, त्रिपुरा मिलेगा, मेघालय मिलेगा, आसाम मिलेगा। तो ये जो सारे क्षेत्र हैं उसमें,
ठीक ठाक मात्रा में है। आपको पता होगा हिमालय का जो विस्तार है वो पूरा उत्तरी भारत से लेकर आ जाता है नॉर्थ ईस्ट के भारत तक। अगर आप देखेंगे तो मेघालय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आता है, ध्यान रहे इस बात का, हिमालयन राज्य नहीं कहलाता वो, ठीक। तो फिर भी मेघालय को कंसीडर हम कर रहे हैं क्योंकि मैं पर्वतीय बोल रहा हूँ, ठीक है, हिमालय का भाग नहीं बोल रहा हूँ, पर्वतीय बोल रहा हूँ, इस वजह से मेघालय को इंक्लूड करते हुए बोल रहा हूँ। अब देखेंगे कुछ केरला का क्षेत्र है, इसीलिए मैंने 3+8 लिखा, आपके दिमाग में आसानी से रहे। 3 का मतलब यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है जम्मू कश्मीर, हालांकि अब ये एक राज्य नहीं है तो जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा और उत्तराखंड हो जाएगा। और 8 का मतलब हो गया सिक्किम प्लस 7 सिस्टर्स, ठीक है, और केरला एक ले लिया। और भी अगर 1-2 राज्य है जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे आप देखेंगे ऐसे ही होगा। तो आप बता दो कि जो भी डिस्पर्स्ड सेटलमेंट होगा वहाँ पे जनसंख्या कम या ज़्यादा, कम होगा। क्यों कम होगा आप समझ पा रहे हैं। दूसरी बात आप देखेंगे जनसंख्या कम होने के कारण वहाँ की बस्तियाँ क्या होगी, दूर दूर बने होंगे। तो यहाँ पे आप ये भी बात लिख सकते हो कि बस्तियों का विकास एक दूसरे से अधिक दूरी पर होगा। एकाकी का मतलब ऐसे समझ लीजिए एक को छोड़कर एक एकाकी, ऐसा तो दिमाग में आपके रह जाएगा। तो देखिए इसका एक पार्ट और आएगा, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर हम 5th चैप्टर की तरफ चलेंगे। दोस्तों अगर ठीक लग रहा है, वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो लाइक करते रहें, दोस्तों को शेयर जरूर करते रहें, और अगर कहीं भी कोई सुझाव देने की आवश्यकता हो आप ज़रूर दें। मैं आपको बताता चलूँ बहुत सारे सब्जेक्ट आप इस चैनल पे पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो आप जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्लेलिस्ट का दिया हुआ है, आप देखेंगे। मैं ज्योग्राफी का जो पहली बुक है 12th क्लास का NCERT वो भी पढ़ाया हूँ, ह्यूमन ज्योग्राफी। दूसरी देखेंगे 11th क्लास की पॉलिटी पढ़ाया हूँ। तीसरी भी देखेंगे तो पूरी फिजिक्स मैंने पढ़ाया है और पूरी केमिस्ट्री भी पढ़ाया है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स मैंने 6th 7th 8th 9th 10th NCERT महज 18 से 20 वीडियो में फिजिक्स और 20-22 वीडियो में केमिस्ट्री समाप्त किया हूँ। तो ज़रूर आप देखें, और उससे बाहर कुछ नहीं, समझ रहे, बहुत अच्छे से बताया गया है। जो दूसरी बात है, मैं आपको बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि आपका क्वेश्चन करवा दूँ जो भी प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, तो उसकी कोशिश की जा रही है। और एक बात बताता चलूँ कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है NCERT क्लास 12th की वो भी मैं पढ़ाया हूँ। फिलहाल ये 12th क्लास की बुक पढ़ा रहा हूँ, ये जैसे ही समाप्त होगा इसके बाद अलग सब्जेक्ट हम ऑप्ट करेंगे। और हर संडे को हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, और करंट अफेयर्स का 2 वीडियो आपको हमेशा मिलता है, 2 लेक्चर हमेशा मिलता है। पहला होता है राष्ट्रीय, दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय। इन सारी चीज़ों से आप गुजरें एक बार, आपको बहुत अच्छा लगेगा। साथ साथ अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़रूर बताएं इसके बारे में, क्योंकि मेरा मकसद है ग्रामीण क्षेत्रों तक, रूरल एरियाज़ में पहुंचना, जिनके पास संसाधन नहीं है उन तक पहुंचना। तो इसमें आप ही मदद कर सकते हैं, इसलिए आपसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट कर रहा होता हूं कि आप इन चीज़ों को सपोर्ट करें, इन चीज़ों को बढ़ावा दें। धन्यवाद।